आधी रात का समय था। हवेली के आंगन में हल्की सी पीली रोशनी झिलमिला रही थी। चारों तरफ सन्नाटा, बस बीच में एक दिया जल रहा था। उस दिए के चारों तरफ अजीब अजीब चीजें रखी थीं। काला कपड़ा, नींबू जिनमें कीलें गड़ी हुई थीं, सरसों का तेल, कुछ पुराने कपड़ों के टुकड़े और बालों की छोटी छोटी गांठें। उन सब के बीच दो औरतें बैठी थीं, सावित्री और उसकी बेटी नंदिनी। माँ, ये सब सही नहीं लग रहा। सावित्री ने धीरे से उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों में एक अजीब ठंडापन था। सही और गलत ये सब किताबों में होता है, असल दुनिया में ताकत चलती है। सावित्री ने अपने सामने रखा काला कपड़ा उठाया और उसे जमीन पर फैलाया। ध्यान से देख, यही वो विधि है जिससे इंसान की सोच और उसकी आत्मा तक को अपने वश में लाई जाती है। सावित्री ने बालों की एक छोटी गांठ उठाई। जिसे वश में करना है उसकी कोई निशानी चाहिए, बाल, कपड़ा या उसके शरीर से जुड़ी कोई चीज। उसने वो बाल काले कपड़े के बीच में रखे। फिर उसने एक लाल धागा लिया और उन बालों को धीरे धीरे बांधने लगी। ये बंधन है। अब ये इंसान अपनी इच्छा से नहीं, तेरी इच्छा से चलेगा। सावित्री ने एक छोटी पुड़िया खोली जिसमें राख और कुछ काले रंग का चूर्ण था। ये सबसे जरूरी है। इसका असर तभी होगा जब इसे उसके खाने में मिलाया जाएगा। नंदिनी के हाथ कांप रहे थे। अगर उसे कुछ हो गया तो? कुछ नहीं होगा, बस वो तेरा हो जाएगा। सावित्री ने दिए के सामने हाथ रखा और धीरे धीरे मंत्र पढ़ना शुरू किया। मन, वचन, कर्म सब मेरे अधीन हो। जिसे मैं चाहूं वो मेरे वश में हो। जैसे जैसे वो मंत्र बोल रही थी, हवा भारी होने लगी। दिए की लौ अजीब तरह से कांपने लगी। सावित्री ने नींबू उठाया और उसे उस बंधे हुए बालों पर निचोड़ा। ये अंतिम बंधन है। अब ये क्रिया पूरी हुई। उस रात के बाद नंदिनी बदल गई थी। शुरू में जो डर था वो धीरे धीरे खत्म हो गया। उसकी आंखों में अब वही ठंडापन आ गया था जो सावित्री की आंखों में था। अब वही लड़की आधी रात को आंगन में बैठकर काला धागा, नींबू और राख के साथ खेलती थी। सावित्री दूर खड़ी उसे देखती और उसके चेहरे पर एक संतोष भरी मुस्कान होती। नंदिनी को लगता कि ये सब उसकी माँ ने अभी अभी शुरू किया है, पर सच बहुत पुराना था। सालों पहले जब सावित्री की शादी महेश से हुई थी, तब वो बिल्कुल अलग थी, सीधी, शांत और थोड़ी डब्बू। महेश का परिवार बहुत सख्त था। सास हर बात पर टोकती, ससुर हर खर्च का हिसाब लेते। एक दिन, इतना खर्चा करती है, तुम्हारे मायके में भी ऐसे ही उड़ाते हैं क्या पैसे? उस दिन सावित्री चुप रही, पर उसने जवाब मुंह से नहीं दिया। उसने जवाब रात में दिया। उस रात सावित्री चुपके से उठी। ड्रेसिंग टेबल से उसने अपनी सास के बाल निकाले जो कंघी में फंसे हुए थे। फिर आंगन में बैठकर उसने कुछ वैसा ही किया जैसा वो आज नंदिनी को सिखा रही थी। अगले ही दिन सास का व्यवहार बदल गया। बहू, जो चाहिए ले लेना, तुम्हें पूछने की जरूरत नहीं है। सावित्री के चेहरे पर पहली बार वो मुस्कान आई थी जो आज भी थी। उसके बाद एक एक करके उसने पूरे घर को अपने वश में करना शुरू किया। ससुर के कपड़ों का टुकड़ा, महेश के बाल, घर के खाने में मिलाई गई राख। कुछ ही महीनों में पूरा घर बदल चुका था। सावित्री, तुम जो कहोगी वही होगा। अब घर में कोई सवाल नहीं करता था। अब सावित्री वही करती थी जो उसका मन करता था। महंगे गहने, साड़ियां, बिना सोचे खर्च, कोई रोकने वाला नहीं था।
एक बार पड़ोस की एक औरत ने रात में उसे आंगन में कुछ करते देख लिया। अगले दिन कल रात क्या कर रही थी तुम? सावित्री ने बस उसे देखा और मुस्कुरा दी। उस रात उस पड़ोसन के घर से चीखें आई। कुछ दिनों बाद वो औरत अचानक बीमार पड़ गई और कुछ ही हफ्तों में वो मर गई। उसके बाद किसी ने कभी सावित्री से सवाल नहीं किया। इन सब के बीच नंदिनी बड़ी हो रही थी। सावित्री ने उसे हर सुख दिया, अच्छे कपड़े, महंगे स्कूल, हर इच्छा पूरी। पर एक चीज वो उसे बचपन से सिखाना चाहती थी, वशीकरण क्रिया। एक दिन नंदिनी, अगर तुझे कुछ चाहिए तो मांगना नहीं, लेना सीख। माँ, ये सब गलत है। उस दिन सावित्री ने कुछ नहीं कहा, पर उसने तय कर लिया, अब ये लड़की खुद नहीं सीखेगी तो इसे सिखाना पड़ेगा। एक रात नंदिनी के खाने में कुछ मिला दिया गया। अगले कुछ दिनों में उसका डर कम होने लगा, सवाल पूछना बंद हो गया। एक रात सावित्री उसे आंगन में लेकर आई। अब तू समझेगी ताकत क्या होती है। और वहीं से शुरू हुई वो रात जिसे नंदिनी ने देखा, जहां सावित्री नंदिनी को वशीकरण सिखा रही थी। अब तू भी वही करेगी जो मैंने किया। कुछ ही महीनों बाद नंदिनी की शादी राघव से हो गई। एक अमीर परिवार और बहुत पैसा। राघव का परिवार शहर का जाना माना व्यापारी परिवार था। बड़ा घर, नौकर चाकर और हर वो चीज जिसकी सावित्री को चाह थी। सावित्री के लिए यह सिर्फ शादी नहीं थी, एक नया शिकार था। याद रखना नंदिनी, ये सिर्फ तेरा घर नहीं है, ये तेरी शक्ति का मैदान है। सिर्फ पति नहीं, पूरा परिवार तेरे वश में होना चाहिए। नंदिनी ने बस सिर हिला दिया। उसकी आंखों में अब कोई भावना नहीं थी। शादी के कुछ दिन सब नॉर्मल रहा। फिर एक रात सबके सो जाने के बाद नंदिनी धीरे से उठी। वो रसोई में गई और एक छोटी पुड़िया निकाली। उसने उसमें से थोड़ा सा चूर्ण लिया और आटे के डिब्बे में मिला दिया। सुबह राघव ने रोटी खाई तो शुरुआत में कुछ नहीं हुआ, पर शाम तक उसका व्यवहार बदलने लगा। नंदिनी, तुम्हें जो चाहिए वो ले लो। ये वही राघव था जो पहले हर खर्च सोच समझ कर करता था। नंदिनी यहीं नहीं रुकी। हर रात वो किसी ना किसी की निशानी लेती। सास के बाल, ससुर के कपड़े का टुकड़ा, विक्रम के कमरे से उसकी चीजें, और फिर रात के अंधेरे में छत पर जाकर वही विधि दोहराती। कुछ ही हफ्तों में पूरा परिवार बदल चुका था। सास अब बिना वजह नंदिनी की तारीफ करती। ससुर हर फैसला उससे पूछ कर लेते। विक्रम जो पहले उससे दूरी बनाकर रखता था, अब उसकी हर बात मानने लगा था। अब घर में सिर्फ खर्च ही बढ़ रहे थे। नए गहने, महंगी गाड़ियां, हर हफ्ते पार्टी। एक दिन, इतना खर्च ठीक नहीं है। उस रात नंदिनी ने फिर वही क्रिया की। अगले दिन, अरे जो करना है करो, पैसा फिर आ जाएगा। धीरे धीरे रिश्तेदारों को कुछ अजीब लगने लगा। एक दिन राघव के चाचा घर आए। यह सब ठीक नहीं है, तुम लोग बदल गए हो। उस रात नंदिनी ने चाचा के लिए भी एक छोटा सा उपाय किया। कुछ ही दिनों में चाचा का एक्सीडेंट हो गया। उसके बाद कोई रिश्तेदार उस घर में कदम रखने की हिम्मत नहीं करता। उधर सावित्री अपने घर में बैठी नंदिनी से सारी खबर लेती और गर्व महसूस करती। समय धीरे धीरे बदल रहा था। महेश बूढ़ा हो चुका था। उसके हाथों से व्यापार फिसलने लगा था। जहां कभी घर में पैसे की कभी कोई कमी नहीं थी, अब हर खर्च सोच समझ कर करना पड़ता था। और एक चीज नहीं बदली थी, सावित्री की आदत। उसे अब भी वही जिंदगी चाहिए थी। महंगे गहने, हर हफ्ते नए कपड़े, बिना हिसाब के खर्च। पर अब उसके पास उतने पैसे नहीं बचते थे। सावित्री अब नंदिनी से मांगने लगी। बेटी, वो जो नई साड़ी देखी थी, दिला देना। नंदिनी उसे सब देती,
पैसे, गहने, महंगी चीजें। पर हर बार सावित्री के अंदर कुछ टूटता था जिसे उसने खुद बनाया। आज उसी के टुकड़ों पर जीना उसे मंजूर नहीं था। महेश को यह सब अजीब लग रहा था। एक दिन, सावित्री, यह सब कहां से आ रहा है? इतने पैसे किससे ले रही हो तुम? सावित्री कुछ पल चुप रही। उसकी आंखों में गुस्सा था। तुम्हें हर बात जानना जरूरी है क्या? उस दिन के बाद महेश बार बार सवाल पूछने लगा और यही सावित्री के लिए सबसे बड़ा खतरा था। सावित्री ने सीधे वार नहीं किया। उसने वही तरीका अपनाया जो सबसे खतरनाक होता है, धीमा जहर। वो रोज महेश के खाने में थोड़ी थोड़ी मात्रा मिलाती। आजकल शरीर साथ नहीं दे रहा। दिन बीतते गए। महेश बिस्तर पर आ गया। एक रात, सावित्री, ये क्या हो रहा है मेरे साथ? सावित्री बस उसे देखती रही, बिना किसी भाव के। कुछ ही दिनों में महेश मर गया। अब सावित्री पूरी तरह अकेली थी और आजाद भी। उसने एक फैसला लिया। अब वो नंदिनी के घर जाएगी। नंदिनी का घर पहले से ही उसके वश में था। राघव, सास, ससुर, किसी ने सावित्री के आने पर कोई सवाल नहीं किया। पर सावित्री यहां रहने नहीं आई थी, राज करने आई थी। कुछ ही दिनों में सावित्री ने राघव पर काम शुरू कर दिया। उसके कपड़े, उसके बाल और फिर वही क्रिया। कुछ ही दिनों में आप जो कहेंगी सासू मां, वही होगा। अब राघव नंदिनी की नहीं, सावित्री की सुनता था। एक शाम, राघव, मुझे वो हार खरीदना है, पैसे चाहिए। नंदिनी, तुम बहुत पैसे खर्च कर रही हो। यह हार मैं तुम्हारी माँ के लिए खरीद रहा हूं, उन्हें इसकी जरूरत है। नंदिनी चौंक गई। ये वो राघव नहीं था। उस रात, माँ, क्या आपने राघव को अपने वश में कर लिया है? जो तेरा है वो मेरा ही दिया हुआ है। नंदिनी के अंदर गुस्सा फूट पड़ा। आप यहाँ से चली जाओ। जो चाहिए मैं दूंगी, पर मेरे घर और मेरे पति से दूर रहो। सावित्री का चेहरा बदल गया। तू मुझे निकाल रही है? ये घर अब मेरा है। अगले हफ्ते घर में एक और मौत हुई। नंदिनी की सास अचानक बीमार पड़ी और मर गई। नंदिनी समझ गई ये किसने किया है। सावित्री अब और आगे बढ़ चुकी थी। अब मैं यहीं रहूंगी तेरे ससुर के साथ। वो अपने ही दामाद के पिता से शादी करने का सपना देख रही थी। अब नंदिनी के पास एक ही रास्ता था, हमला। एक रात उसने अपने ससुर के खाने में जहर मिला दिया। कुछ ही दिनों में वो भी मर गए। सावित्री समझ गई ये नंदिनी का काम है। उसकी आंखों में अब सिर्फ बदला था। सावित्री ने राघव पर सीधा वार किया। उसने वही किया जो उसने महेश के साथ किया था, धीमा जहर और काला जादू। कुछ ही दिनों में बिस्तर पर पड़ गया। नंदिनी, ये मुझे क्या हो रहा है? हाँ। और फिर वो भी चला गया। नंदिनी टूट गई, पर उसके अंदर का दर्द अब गुस्से में बदल चुका था। नंदिनी अब पूरी तरह बदल चुकी थी। उसने विक्रम को अपने वश में कर लिया था। अब वो सिर्फ उसका इशारा समझता था। एक रात नंदिनी ने उसे अपने सामने बैठाया। तुझे पता है तेरे भाई के साथ क्या हुआ? नहीं। उसे मेरी माँ ने मारा है। और सिर्फ राघव ही नहीं, तेरी माँ भी, तेरे पिता भी, सबको सावित्री ने मारा है। विक्रम की सांसें तेज होने लगी। उसकी आंखों में डर और गुस्सा दोनों भरने लगे। सब कुछ पैसे के लिए, ताकि ये घर, ये संपत्ति सब उसका हो जाए। उस रात के बाद नंदिनी ने फैसला कर लिया कि अब सावित्री जिंदा नहीं बचेगी। हर रात वो छत पर जाने लगी। काला कपड़ा, राख, नींबू और सावित्री के बाल। वो एक ऐसी क्रिया कर रही थी जिसका असर सीधा मौत होता है। सावित्री कोई साधारण औरत नहीं थी। वो समझ गई थी कि अब खेल उसके खिलाफ हो चुका है। एक रात वो आंगन में टहल रही थी।
तभी उसकी नजर ऊपर पड़ी। नंदिनी छत पर जा रही थी। इतनी रात को ये छत पर क्या कर रही है? वो चुपचाप उसके पीछे चल पड़ी। छत पर नंदिनी जमीन पर बैठी थी। उसके सामने एक पूरा तांत्रिक चक्र बना हुआ था। वो मंत्र पढ़ रही थी। उसकी आवाज भारी हो चुकी थी। जिसने जन्म दिया वही अंत पाए, जिसने छीना वो सब लौट आए। सावित्री सब समझ गई। ये क्रिया उसी के लिए थी, पर सावित्री हार मानने वालों में से नहीं थी। उसने उसी रात अपनी क्रिया शुरू कर दी। उसने नंदिनी की एक पुरानी चूड़ी उठाई, उसके कुछ बाल लिए और आंगन में बैठ गई। जिसे मैंने सिखाया आज उसी की स्मृति हर लूं। उसकी बुद्धि, उसका मन सब भटक जाए। वह नंदिनी का दिमागी संतुलन तोड़ने की क्रिया कर रही थी, ताकि वो सब भूल जाए और फिर कभी काला जादू ना कर सके। उस रात एक ही घर में दो क्रियाएं चल रही थी, एक मौत के लिए और दूसरी पागलपन के लिए। हवा भारी हो चुकी थी और पूरा घर जैसे कराह रहा था। उधर नंदिनी की क्रिया लगभग पूरी हो चुकी थी। उसने धीरे से आंखें खोली और विक्रम की तरफ देखा। समय आ गया है, जो मैंने दिया है वो उसे दे आओ। विक्रम चुपचाप उठा और सावित्री के कमरे की तरफ बढ़ गया। कमरे में अंधेरा था। सावित्री थकी हुई बिस्तर पर लेटी थी। विक्रम धीरे से अंदर गया और मेज पर रखे पानी के गिलास में वो राख मिला दी। फिर बिना आवाज किए वापस चला गया। कुछ देर बाद सावित्री ने वो पानी पी लिया। उस रात उसे नींद नहीं आई। उसे बार बार ऐसा लगा जैसे कोई उसे देख रहा हो, जैसे कोई उसके कान में फुसफुसा रहा हो। तेरी बारी है। सुबह घर में अजीब खामोशी थी। सावित्री अपने बिस्तर पर पड़ी थी, बिल्कुल शांत, बिना सांस के। उसकी आंखें खुली थीं, जैसे मरते वक्त उसने कुछ बहुत डरावना देखा हो। उधर नंदिनी छत पर गई, वही जगह जहां उसने क्रिया पूरी की थी। पर जैसे ही वो वहां पहुंची, उसके कदम रुक गए। उसकी आंखें खाली हो गईं। मैं यहाँ क्यों आई हूँ? उसके दिमाग का संतुलन पूरी तरह बिगड़ चुका था। उसे कुछ याद नहीं था, ना काला जादू, ना उसकी मां, ना उसका बदला, बस एक खालीपन। उस घर में सब कुछ खत्म हो गया, पैसा, रिश्ते और इंसानियत। सावित्री मर गई, नंदिनी जिंदा रही, पर दोनों हार गईं। काला जादू कभी किसी को जीत नहीं देता, यह सिर्फ सब कुछ छीन लेता है।